दोस्तों, एक शादीशुदा प्रेमिका अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद उसे अपने घर पर बुला लेती है। जैसे ही उसका प्रेमी घर में प्रवेश करता है तो उसके आँखों पर एक काली पट्टी बाँध दी जाती है और उससे बोला जाता है कि अब तुम काली पट्टी बाँध कर ही मेरे बेडरूम में आ जाओ, क्योंकि आज घर पर मैं अकेली हूँ। इतनी बात कहकर जैसे ही वो अपने बेडरूम में जाती है और पीछे से जैसे ही प्रेमी उसका बेडरूम के पास पहुँचता है, तो पीछे से एक व्यक्ति आकर धारदार हथियार से उस व्यक्ति की गला काट देता है। उस प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। आप चाकुओं से इतने वार किए जाते हैं कि जब तक उसकी मौके पर ही जान निकल नहीं जाती है। लेकिन प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी की हत्या क्यों करवाई और जिसने हत्या की वो आखिर कौन था? और इस हत्या होने के पहले भी एक हत्या हो चुकी थी जिसकी लाश उसके बेड के नीचे पड़ी हुई थी। इस घटना के बारे में जब आप सभी तत्वों को सत्यता से जानेंगे तो आप अपने दाँतों के तले उँगलियाँ दबा लेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पुष्पेंद्र सिंह। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है रीवा। रीवा में ही बीते 9 दिसंबर को डबल मर्डर केस हो जाता है और 2 जो मर्डर होते हैं वो भी सगे भाई-बहन के होते हैं। जिनमें एक का नाम होता है सरिता ठाकुर और उसका भाई होता है जिसका रवि ठाकुर नाम होता है। दरअसल आपको रवि ठाकुर का थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो रवि ठाकुर है वो एक बिज़नेसमैन होता है, होटलों का संचालन करता है। इंदौर में कई उसके होटल होते हैं, भोपाल में कई उसके होटल होते हैं और उसके इंदौर से अयोध्या तक, वृंदावन तक एक बस भी चला करती है। अक्सर वो अपने श्रद्धालुओं और व्यक्तिगत यात्रियों को लुभाने के लिए किराया कम कर दिया करता था। आज उसने कुछ किराया इस प्रकार कम किया था, रवि ठाकुर ने ऑफ़र किया था, एक ग्रुप बनाया था राधे कृष्णा नाम से। राधे कृष्णा ग्रुप में उसने जो इंदौर से वृंदावन का किराया बताया हुआ था, मात्र ₹200 में आप पूरा वृंदावन घूम सकते थे। इसमें कई सारे लोग जुड़े हुए थे। इसी में एक परिवार और होता है जो जुड़ जाता है, वो भी वहीं का रहने वाला होता है, रीवा का रहने वाला होता है। दरअसल जब रीवा का रहने वाला एक परिवार होता है जो अभी नए दंपति थे, नई-नई शादी हुई थी। एक का नाम होता है नितिन और उसकी बीवी होती है जो ममता। नितिन डिजिटल मार्केटिंग किया करता था, मार्केटिंग का काम करता था, अक्सर घर से बाहर रहता था। इसी बीच ममता राधे कृष्णा ग्रुप से जुड़ जाती है और जैसे ही वो इस पोस्ट को देखती है कि राधे कृष्णा ग्रुप में मात्र सिर्फ वृंदावन ₹200 में घुमाया जा रहा है, इसी बीच में वो रवि ठाकुर से संपर्क करती है जो ग्रुप रवि ठाकुर ने बनाया हुआ था। अब रवि ठाकुर से जैसे ही संपर्क किया जाता है, तो रवि ठाकुर हाँ कह देता है कि ₹200 में यात्रियों को हम ले जा रहे हैं। इसी बीच में रवि ठाकुर जो होता है बहुत ही शातिर दिमाग का होता है, वो ऐसी महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, जो अपने पति से परेशान होती थी, आर्थिक तंगी से परेशान होती थी, कमज़ोर होती थी और हमेशा या शादीशुदा नहीं होती थी, विधवा होती थी। ऐसी महिलाओं को अपना शिकार बनाया करता था। इसी बीच में वो बस में जाती है और वृंदावन के लिए रवाना हो जाती है। इसी बीच में रवि ठाकुर से बहुत सारी बातें ममता की होने लगती हैं और ये दोनों एक-दूसरे के दिल में अपना दिल दे बैठते हैं और एक-दूसरे के लिए प्रेम जगा बैठते हैं। अब दोनों जैसे ही वृंदावन जाते हैं तो दोनों आपस में साथ में एक-दूसरे के साथ घूमते, बहुत सारी बातें करते। अब ममता अपना नंबर थी जो रवि ठाकुर को दे चुकी। लगातार ऐसा ही चल रहा था। जब ऐसा चल रहा था तो रवि ठाकुर अक्सर उससे बात किया करता था। इसी बीच में एक दिन ममता का पति नितिन आ जाता है। तो ममता का बर्ताव कुछ अलग होता है, जिस तरह ममता पहले रह रही थी उस तरह नहीं रहता। क्योंकि नितिन एक जवान था, एक सामाजिक कार्य से जुड़ा रहता था, समाज में घूमता था, तो उसे आजकल जो घटनाएँ घट रही हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होता था। इसी बीच में नितिन कुछ सोचता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मैं घर पे नहीं रहता हूँ। तो नितिन आस-पास पता करता है लेकिन घर पर आना-जाना किसी का नहीं था इसलिए उसको कुछ भी पता नहीं चल पाता। इसी बीच में वो नितिन जो होता है अपनी पत्नी ममता का फ़ोन चेक कर लेता है। जैसे ही ममता का फ़ोन चेक किया जाता है तो कॉल डिटेल तो सारी डिलीट हो चुकी थी, कोई भी कॉल डिटेल नहीं मिलती है। लेकिन धोखे से उसके व्हाट्सएप पे मैसेज ऑनलाइन सोशल मीडिया पर मैसेज छूट जाते हैं। इस चीज़ से नितिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद वो अपनी पत्नी ममता को बहुत ज़्यादा डाँटता है, चिल्लाता है और चिल्लाने के बाद ममता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे ही नितिन चला जाता है, फिर से दोबारा से वो बात करना शुरू कर देती है। यह बात बड़ा ही परेशान करने वाली होती है। नितिन इसी बीच में जो होता है फ़ोन छीन लेता है और फ़ोन छीनने के बाद चला जाता है। जैसे ही नितिन वहाँ से चला जाता है अपनी मार्केटिंग के लिए, अब ममता के पास कोई फ़ोन नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है रवि से बात करने के लिए। उधर रवि भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है ममता से बात करने के लिए।
कि किसी भी तरीके से ममता से बात हो जाए। लेकिन इसमें जो अहम एक चीज़ थी वो बड़ा ही रिश्तों को शर्मसार करने वाली थी कि इस घटना में जो कुछ भी हो रहा था, जो रवि ठाकुर की बहन सरिता ठाकुर होती है, उसको हर चीज़ पता थी और सरिता ठाकुर भी शादीशुदा होती है, उसकी भी उम्र काफ़ी होती है। सरिता पूरी तरीके से अपने भाई का सपोर्ट कर रही थी। इसी बीच में रवि ठाकुर अपनी सरिता बहन से कहता है और उससे कहता है कि पता लगाओ क्या बात है। तभी सरिता ठाकुर सब कुछ पता करके रवि ठाकुर को बताती है। अब रवि ठाकुर एक कीपैड फ़ोन खरीदता है और सरिता को दे देता है। सरिता के माध्यम से ममता तक वो फ़ोन पहुँचाया जाता है और फिर वो चोरी-छुपे से धीरे-धीरे बातें करते हैं। तभी एक दिन सरिता कहती है कि भाई रवि तुम्हें बुला रहे हैं, किसी होटल में तुम्हें मिलने जाना है। इसी बीच में रवि भी बात करता है और रवि कहता है कि ठीक है तुम आज होटल में आ जाओ, मेरा मिलने का मन हो रहा है। क्योंकि वो होटलों का कई जगह संचालन कर रहा था, इसलिए बाकी उसके अपने खुद के होटल में ही रवि ने उसको बुलाया हुआ था। ममता वहाँ पहुँच जाती है, उसके साथ फिजिकल होती है, रिलेशन बनाती है, लेकिन उसी बीच में वो कहता है रवि कि ठीक है तुम मुझसे प्यार तो करती हो बहुत ज़्यादा, लेकिन प्यार की तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। तुम्हें मेरे दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। इतना जैसे ही सुनती है ममता तो वो समझ जाती कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। अभी तक उसके पति ने जो कुछ भी कहा था, वो सही ही कहा था, लेकिन वो प्रेम प्रसंग में फँसी हुई थी। आज वो अच्छी तरीके से फँस जाती है और वहाँ से जैसे-तैसे होटल से बाहर निकल पाती है। जैसे ही वो होटल से निकल कर घर पहुँचती है, अब वो कुछ अलग दिमाग लगाना शुरू कर देती है। सोच रही थी कि अपने पति को कैसे बताऊँ, क्योंकि पत्नी के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि अपने पति को ये वो कैसे बता सकती है कि उसने पराये मर्द के साथ संबंध स्थापित किया है, उसके साथ फिजिकल हुई है, मिलने के लिए। लेकिन वो हिम्मत जुटाकर अपने पति नितिन को बताती कि नितिन बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का था। नितिन उसकी अपनी पत्नी की बात समझ जाता है, ममता की बात समझता है और उस पे रिएक्ट करता है। कहता है क्यों ना हम इसको ही रास्ते से हटा दें। वो डर जाती है, वो कहती नहीं ऐसा नहीं। तभी कुछ दिन बाद फिर से प्लान होता है और रवि ठाकुर फ़ोन करता है, कहता है कि अगर तुम मेरे दोस्तों के साथ फिजिकल नहीं होगी, मेरे से बात नहीं करोगी तो मैं सोशल मीडिया पर तुम्हारे वीडियो अपलोड कर दूँगा जो तुमने होटल में मेरे साथ किया है, मेरे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। यह बात जैसे ही ममता सुनती है तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। अब लगातार ममता मानसिक प्रताड़ित होती है। इसी बीच में वो प्लान जो पति ने बताया था उसी प्लान के तहत वो हाँ कर देती है। दोनों को रास्ते से हटाने के लिए राज़ी हो जाती है। क्योंकि जितनी गुनहगार रवि नहीं था, उससे ज़्यादा उसकी बहन सरिता थी। सरिता पूरा साम-दाम, दंड-भेद हर तरीके से अपने भाई की मदद कर रही थी इस गंदे कृत्य में। ना जाने कितनों को रवि अपना शिकार बना चुका था और उन शिकार बनाने में जो अहम योगदान कर रही थी, उसकी सगी बहन सरिता ठाकुर कर रही थी। अपने ही घर पे लोगों को मिलवा रही थी। इसी बीच में प्लान बनाया जाता है लेकिन नितिन ठाकुर जो सॉरी इसी बीच में प्लान बनाया जाता है और प्लान के तहत ममता और नितिन जितने भी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर क्राइम से जुड़े हुए एपिसोड होते हैं, किस तरह मर्डर किया जाता है और पुलिस किस तरह से आरोपियों को पकड़ती है, सभी सा और पुलिस किस तरह से आरोपियों तक पहुँचती है, ये भी सीखते हैं क्योंकि वो उन्हें डर था कहीं उन तक पुलिस पहुँच ना जाए। सारी चीज़ों को जानने के बाद और पहुँचने के बाद एक प्लान उनके दिमाग में आता है और प्लान के तहत वो ममता से फ़ोन करवाता है। अब ममता फ़ोन करती है सरिता के पास, सरिता से कहती है कि ठीक है, अपने भाई से बोल दो कि मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, जगह बता दो। इसी बीच में सरिता कहती है कि कोई बात नहीं आज मेरे पति घर पर नहीं है, तुम मेरे घर पर ही आ जाओ। इसी बीच में ममता और नितिन तैयार होके अलग-अलग ऑटो से उसके घर पहुँच जाते हैं। जैसे सरिता के घर पहुँचने के बाद सीधा बेडरूम में चली जाती है ममता और क्योंकि सरिता जो थी वो किचन में काम कर रही थी। इसी बीच में जो सरिता होती है वो अपनी बेटी से कहती है बेटी तुम यहाँ से चली जाओ अभी मामा आने वाले हैं, कुछ उनका पर्सनल मैटर है जिससे तुम्हें दुष्प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग पर कुछ असर पड़ जाएगा इसलिए तुम अब अपने परिवार या मौसी के पास चली जाओ। जो सरिता की बेटी होती है वो मौसी के घर चली जाती है। अब घर में कोई नहीं था, सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे, सरिता और ममता। इसी बीच में उसका ममता का पति जो होता है नितिन आता है और गेट के पीछे से धीरे से छुप जाता है उसी बेडरूम में। अब प्लान बनाया जाता है, अब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। डरने के साथ बहाना करती है कि देखो मुझे जाना है, मेरे पति भी इसी इलाके में हैं, मुझे जल्दी जाना है। यह बात जैसे ही कहती है तो सरिता उसे समझाती है कि तुम चुप रहो, कोई बात नहीं, डरो मत। बोल देना कि तुम मेरी सहेली हो और मुझसे मिलने आई हो, तो कौन क्या कहेगा पति, मैं सँभाल लूँगी सारा मोर्चा। इस तरह से वो ममता को समझाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में बाहर से पति निकल कर आता और उसका गला काट देता और ममता क्या करती, चाकू निकाल कर धारदार हथियार से लगातार वार किए जा रही थी जब तक उसकी जान निकल नहीं जाती। अब उसकी डेड बॉडी को बेड के नीचे कर दिया जाता है, कमरे को इस तरह से साफ कर दिया जाता है कि वहाँ पर महसूस ना हो कि कोई मर्डर हुआ है।
पूरा फर्श सब कुछ साफ करने के बाद, कुछ ही मिनट बाद रवि वहाँ पर आ जाता है। अब रवि के आँखों पर पट्टी बाँधती है ममता और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर आज तुमने मुझे ढूँढ लिया, तो आज तुम जिस तरीके से बताओगे, जब तक बताओगे, मैं तब तक तुम्हारे साथ संबंध स्थापित करूँगी, तुम्हारे साथ फिज़िकल बनी रहूँगी। यह बात रवि सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही कह देता है कि तुम मेरी आँखों पर पट्टी बाँध दो और देखते हैं, घर से बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर ही रहना है। यह बात रवि कहता है। वो कहती है ठीक है, ममता जाकर बेड के ऊपर लेट जाती है और रवि धीरे-धीरे से बेडरूम तक पहुँच जाता है। जैसे ही रवि बेडरूम तक पहुँचता है तो नितिन जो गेट के पीछे छुपा था, धारदार हथियार से उसके गले पर वार करता है, उसका गला काट देता है। वो थोड़ा हट्टा-कट्टा था, गला काटने के बाद उस पर इतने वार किए जाते हैं कि जब तक कि रवि की जान निकल नहीं जाती। रवि की जान इधर निकल जाती है, अब 2 डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी। इसके बाद क्या होता है, ममता फ़ोन उठाती है सरिता का और उसकी बेटी के पास एक मैसेज डाल देती है। मैसेज करती है कि मुझे ये लोग मार रहे हैं, बेटी बचा लो। इतना मैसेज डालने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। उधर जो सॉरी, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद जो सरिता की बेटी होती है, लगातार फ़ोन किए जा रही थी, लेकिन इधर कोई फ़ोन नहीं लग रहा था। सरिता की बेटी करीब 8 बजे रात को वापस आती है, 9 दिसंबर को। जब वो वापस आती तो क्या देखती है, खून से लथपथ उसके मामा और उसकी मम्मी की लाश बेडरूम में पड़ी हुई है। यह देखकर वो चिल्लाने लगती है, आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस हर क्लू से, हर चीज़ से जाँच-पड़ताल करती है। जब जाँच-पड़ताल की जाती है तो शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसी बीच में जो उसकी एक मासूम सी बच्ची होती है, उससे पूछा जाता है, तभी वो बताती है कि दरअसल मम्मी ने मुझे ये बोलकर भेजा था कि ममता आंटी आने वाली हैं, तुम यहाँ से चली जाओ और मामा के साथ कुछ उनका मीटिंग है और पर्सनल मीटिंग है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। मैं मौसी के घर चली जाती हूँ। यह बात जैसे ही तो ममता तक पहुँचा जाता है। ममता तक जैसे ही पुलिस पहुँचती है, ममता को उठाकर लाती है और ममता से अलग-अलग तरीके से पूछताछ कर रही थी, लेकिन ममता गोल-मोल जवाब दे रही थी, बचने की कोशिश कर रही थी। उससे पूछा जाता है कि तुम वहाँ गई थी? तो ममता साफ-साफ कह देती है, हाँ, मैं गई थी, लेकिन इस टाइम पे नहीं गई। जब सरिता का फ़ोन चेक किया जाता है, तो जो अहम क्लू मिलता है, सबसे घटना का खुलासा करने वाला, वो होता है सरिता के फ़ोन से भेजा गया उसके पास बेटी के फ़ोन में जो मैसेज था। उस मैसेज में टाइम भी लिखा था, कितने बजे मैसेज भेजा गया था। अब इस चीज़ से ममता फँस जाती है, उसी समय के सीसीटीवी खंगाले जाता है और जैसे ही सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, तो उसी समय जिस समय मैसेज भेजा गया था, उस समय ममता उसी सीसीटीवी में कैद होती है, जो घर से बाहर निकलते नितिन के साथ। तरह से ममता फँस जाती है। अब पुलिस अपनी पुलिसिया तरीके से पूछना जैसे ही शुरू करती है, तो वो जोरदार मार लगाती है। तुरंत ही नितिन और ममता सब कुछ साफ-साफ कबूल देते हैं। फिलहाल तो दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और इस घटना से पूरे रीवा मध्य प्रदेश में हलचल मच जाती है, भूकंप सा आ जाता है। क्योंकि एक बिज़नेसमैन की हत्या हो गई थी और हत्या निर्मम की गई थी सगे भाई-बहनों की। लेकिन जब लोगों ने इस चीज़ का खुलासा सुना कि एक जो सगी बहन थी, शादीशुदा बहन भी थी, रवि भी शादीशुदा था, इधर ममता भी थी। जो भाई-बहन थे वो दोनों प्लान के तहत मासूम महिलाओं को फँसाते, मासूम लड़कियों को फँसाते और बहन उसमें पूरा योगदान अपने भाई का कर रही थी, संबंध बनवा रही थी। लगातार ऐसा काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन इसी के चलते रवि अपनी जान गँवा बैठता है, सरिता भी अपनी जान गँवा बैठती है और ममता जो होती है और नितिन जो होता है, वो अपना हँसता-खेलता परिवार उजाड़ लेते हैं और फिलहाल तो अभी जेल में हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का है कि आजकल जिस तरह से समाज में फैल रही कुरीतियाँ दिन पर दिन समाज को एक ऐसे अंधेरे में धकेलती जा रही हैं, जिससे निकलना असंभव होता जा रहा है। लगातार ऐसी घटनाओं पर हमारी पकड़ बनी रहेगी, हम एक कहानी के माध्यम से आपको ऐसी घटनाएँ सुनाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लग रही हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएँ और अपना नाम लिखना ज़रूर ना भूलें क्योंकि आप कहाँ से हैं और ये कहानी कब से सुन रहे हैं।